नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। हमारी अपील यह है कि आज के समय में पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है और सच कहना तो और भी मुश्किल है। इसके लिए आपका लगातार प्यार सत्यहिंदी.com को मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार सच कहने की कोशिश कर रहे हैं, सच आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारी मदद करनी है। हमारा जो ये वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, उसके लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। और आप आज के विषय पर आते हैं। भारत और चीन के बीच में रिश्ते जो हैं वो तनावपूर्ण लगातार होते जा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना को पूरी आजादी दे दी गई है कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं अगर किसी तरीके की जवाबी कार्रवाई सामने से होती है। उसके बदले में ग्लोबल टाइम्स, जो दरअसल चीन कम्युनिस्ट पार्टी का, चीनी सरकार का मुखपत्र है, उसने बहुत तगड़ी धमकी दी है और एक तरीके से यह भी कहा है कि अगर भारत ने किसी तरीके का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको तगड़ा जवाब दिया जाएगा। यह भी उन्होंने कहा है कि भारत अगर यह समझ रहा है कि वो पिछले दिनों मॉडर्नाइज हुआ है, उसकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है, तो किसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि 1962 में जो स्थिति थी तब भारत और चीन दोनों की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। अब जो चीन की आर्थिक स्थिति वो 5 गुना बड़ी हो गई, इसलिए पूरा सबक सिखाएंगे, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। तो हमारे साथ दरअसल जानने के लिए कि भारत चीन का रिश्ता आगे कहां जा रहा है, तनाव क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और क्या आगे संभावना या आशंकाएं हो सकती हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के मशहूर रक्षा विशेषज्ञ अजय बैनर्जी, जो ट्रिब्यून में डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चीन की तरफ से नई धमकी आई है राजनाथ सिंह के जवाब में, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आशुतोष, पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कल राजनाथ जी की बैठक हुई थी, हमारे रक्षा मंत्री की बैठक हुई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ और तीनों सेना अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। वहां राजनाथ जी ने बोला है कि सेनाओं को अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लेने की तैयारी रखनी पड़ेगी। मतलब ये एक तरफ से मान लीजिए कि हम तैयार हैं कि एक नए किस्म की कवायद, नए किस्म का एक्शन हो सकता है एलएसी पर। जैसे आपने सही कहा कि रात को ही ग्लोबल टाइम्स का इसके ऊपर जवाब आ गया था। ग्लोबल टाइम्स ने जो बोला है, मैंने देखा था सुबह उठ के आज, वो एक धमकीपूर्ण बात है। ग्लोबल टाइम्स को छोटी चीज नहीं है। मान लीजिए कि वो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का ही माउथपीस है। इस धमकी को मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि राजनाथ जी जा रहे हैं मॉस्को, वहां की दूसरे विश्व युद्ध की विक्ट्री परेड है मॉस्को में 24 जून को, और वहां पर चीन के भी एक मंत्री शिरकत देंगे। तो जब चीन के कौन से मंत्री होंगे ये भी पता नहीं है कि विदेश मंत्री होंगे या रक्षा मंत्री होंगे। तो मेरा ये मानना है कि रूस कुछ बैठ के दोनों के बीच में सुलह सफाई कराने का प्रयास जरूर करेगा कि ये झगड़ा सुलझाइए, बिकॉज रूस का दोनों ही मुल्कों में आर्थिक सामरिक इंटरेस्ट है। तो रूस का भी एक अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका से ज्यादा इंटरेस्ट है उनका चीन और इंडिया में। मेरा ऐसा मानना है। जो भाषा इसके इस्तेमाल की गई, चूंकि आपने पढ़ा है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए पढ़ दूं। भाषा अंग्रेजी में है, फिर मैं आपको हिंदी में तर्जुमा कर दूंगा। आई मस्ट वार्न इंडियन नेशनलिस्ट, इफ योर सोल्जर्स कैनॉट इवन डिफीट चाइनीज सोल्जर्स इन अनआर्म्ड क्लासेस, देन गन्स एंड अदर फायर आर्म्स विल नॉट हेल्प देम। द रीजन द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ चाइना इज मच मोर एडवांस एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ इंडिया। यानी इसमें उनका कहने का प्रयास ये कि जो भारतीय राष्ट्रवादी ये समझते हैं, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि उनके सिपाही यानी भारत के सिपाही जब अनआर्म्ड यानी बिना किसी हथियार के चीनी सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर पाए तो बंदूकों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते। इस तरीके की भाषा अमूमन दोनों देशों के बीच में लगभग बोली नहीं जाती, डिप्लोमेसी में तो फिर भी नहीं बोली जाती। तो आप इस भाषा को किस अंदाज से देखते हैं? क्या चीन सीधे धमकी दे रहा है कि अब आप हमसे भिड़ने का प्रयास मत करिए, नहीं तो बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कि पहली बात तो ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा है कि हथियार नहीं थे वो गलत है, बिकॉज चीन ने एक तरीके का हथियार बना रखा था। जो हथियार वो साथ लेके आए थे, बेसबॉल के बल्ले थे और उनके ऊपर कंटीली तार लगी हुई थी। तो वो एक हथियार ही है, अगर आप उसको मान ले। बेसबॉल का बल्ला एक हथियार है, उसके ऊपर कंटीली तार लगा हुआ तो वो डबल हथियार। निहत्थे आदमी का तो वो हथियार ही है। हाँ, बिल्कुल गोली नहीं, फायर आर्म नहीं यूज हुआ, कोई बंदूकें नहीं चली, कोई बम धमाके नहीं हुए, ग्रेनेड नहीं फेंके गए। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मगर अगर चीन ये सोच रहा है कि भारतीय सेना के साथ उनकी मुठभेड़ होगी और वो उसमें आगे रहेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लद्दाख के इलाका, आशुतोष, मैंने 826 किलोमीटर की एलएसी है काराकोरम पास से लेकर तेमचौक तक। मैंने वो शायद वो 826 में से 670 किलोमीटर खुद अपनी आंख से देखा हुआ, बिल्कुल एलएसी पर।
आप एक मान के चलिए, जो मैं सिर्फ 70 कह रहा हूं, बाकी के इलाके में जाने की परमिशन नहीं है, सेना के बावजूद भी जाने की परमिशन नहीं है। तो मैंने वो इलाका नहीं देखा, पर ये आपको बता सकता हूँ कि वहां पर जो हमारी तैयारी है वो इतनी जबरदस्त तैयारी है कि सन 62 को चीन भी भूल जाएगा कि सन 62 में वैसी यहाँ जंग हुई थी। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत सक्षम है, बहुत ही, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारी जो डिफेंसिव तैयारी है LAC पर चीन के सामने, वो चीन उससे सरप्राइज हो सकता है। धमकी जरूर है, मगर चीन गोली बारूद के साथ भी वहां पर लद्दाख में रोका जा सकता है, मेरा मानना यह है। लेकिन अगर चीन इस तरीके की भाषा बोले तो क्या आपको लगता है कि वो जो झगड़ा है उसको बढ़ाना चाहता है या उसका समाधान खोजना चाहता है? देखिए, मैं कल किसी से बात कर रहे थे, आपके जैसे मित्र से, तो उनका ये मानना था कि अगर चीन भारत पे हमला करता है तो उनकी ये जजमेंट है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, किसी सामरिक व्यक्ति की जजमेंट है, उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पर है। उनकी जजमेंट है कि जापान और अमेरिका, चीन को डर लगता है कि जापान और अमेरिका शायद बीच में कूद जाए। अगर चीन का भारत पे हमला होता है तो जापान और अमेरिका बीच में कूद जाएंगे, यही मौका होगा चीन को, अमेरिका के पास यही मौका होगा चीन को रोकने का, सबसे बड़ा मौका होगा। अगर भारत और चीन का युद्ध होता है, जापान और अमेरिका अपनी पूरी शक्ति को, ये ऐसा माना जा रहा है, मगर ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये सत्य है। ये भी हो सकता है कि जापान अपने आप को रिस्ट्रेन रखे, बिकॉज जापान बिल्कुल चीन के सामने खड़ा है, जापान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उनको चीन से इस समय युद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है। युद्ध करने की जरूरत इस टाइम सिर्फ अमेरिका को है चीन से, या चीन को इंडिया से, ये तरीका जो मैं मान रहा हूँ संतोष, तो इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और भाषा का इस्तेमाल किया गया, बोला भारत और चीन की लड़ाई होगी जैसे कि अंडे जो है वो जाके किसी चट्टान से टकरा रहे हो। तो ये बड़ी डिमीनिंग भाषा का इस्तेमाल चीन की तरफ से हो रहा, बहुत ही, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तनाव को बढ़ाना चाहते, जैसे वो लग रहा है जैसे कि युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ है। आज तो इसे ना अंग्रेजी में सेना भाषा में साइऑप्स कहा जाता है, साइकोलॉजिकल वॉर। अच्छा, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, अगर चीनी भाषा में कोई इसको देख रहा है, हिंदी समझता है, उनके एम्बेसी में कई ऐसे लोग हैं, तो ये अंडे की जो उन्होंने भाषा बताई है ये काफी गलत निकलेगी। आपको ये बता दूं कि जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या तैयारियां हैं, उनसे ऐसी तैयारियां हैं कि वो मैं बोलना अच्छा भी नहीं है, कि विजिबल तैयारियां हैं। अच्छा, तो मैं इतना कह रहा हूँ, विजिबल तैयारियां नहीं है, बस इतना कह रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि रक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ा हुआ मसला है, तो उसको एक सीमा के बाद हमको आगे ना तो उसका विवरण देना चाहिए, ना ही उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे और आपके देश की सुरक्षा का सवाल। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, कई सारी चीजें सेना ना हम रक्षा कर्मचारियों को विश्वास रूपी दिखाती है कि हमारे संज्ञान में रहे, तो हमारे संज्ञान में है, जब उसको चीज हो जाएगी उसके बाद डिस्क्राइब करना चलेगा। इस समय क्या तैयारी है, शायद सैटेलाइट से भी ना दिख रही हो, शायद किसी को दिख ना रही हो, जो हमारी तैयारी है। बिल्कुल, आइए अब थोड़े से सवाल को पीछे लेके चलते हैं, अतीत में लेके चलते हैं। 15 तारीख को जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो लड़ाई हुई, इसमें हमारे 20 शहीद हुए, उसके बाद से गैलवान घाटी में क्या अभी भी चीनी सैनिक उपस्थित हैं या चले गए? देखिए, तो दो किस्म की बातें हैं। पहले तो चीन ने 2 बार 15 तारीख से लेकर और अब तक 2 बार कहा है कि गैलवान घाटी पूरी होती है। भारत ने दोनों बार माना किया कि गैलवान घाटी पूरी आपकी नहीं है, और सत्य यह है कि करीब 6 किलोमीटर, आप समझिए, पहले शायोक नदी है, उसमें गैलवान नदी आके मिलती है। शायोक नदी और गैलवान नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, वहां से पूर्व की तरफ अगर चलें तो तकरीबन 6 किलोमीटर, 6.25 किलोमीटर का इलाका जो है वो भारत के बीच में है। हमारे पायलट्स वहां पर, एयरफोर्स के पायलट्स सन 60-65 के दशक टाइम से वहां पर अपने हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, उस जगह पर लैंड करते हैं, उस जगह से टेक ऑफ करते हैं। वहां पर जो पोस्ट है या कोई पेट्रोल पार्टी गई, उसी को जरूरत है तो हेलीकॉप्टर वहां से ले से उड़ के जाता है या थॉय से उड़ के जाता है। उनको सर्विस करने की, जो सामान किसी को चाहिए, किसी को टेंट चाहिए, रात को वहां रहना है, कोई शॉर्टेज है, कोई दवाई चाहिए, कोई बीमार है, उसको लेके आना है, तो वहां वो पिछले 60-65 सालों से वहां हमारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि चीन और भारत का जहां झगड़ा हुआ था, जिस स्पॉट पे झगड़ा हुआ था, वहां से ऐसे माना जा रहा है कि चीन वहां से वापस चला गया। वो स्पॉट भारत की सीमा के अंदर था। रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्रालय जयशंकर साहब ने जब यांगी चाइनीज विदेश मंत्री से बात करी थी, उसके बाद उसका एक विवरण हमारे विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर बताया गया था। उस विवरण में साफ तौर पर जयशंकर जी ने कहा है कि ये जो झगड़ा हुआ था इसलिए हुआ था कि चीन ने कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी थी, भारतीय तरफ उसको तोड़ने के चक्कर में झगड़ा हुआ था, और वहां से अब सैनिक वापस जा चुके हैं। आशुतोष,
अगर चीन के सैनिक वापस जा चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि वापस आने की संभावना कम नजर आ रही। क्यों वापस आएंगे अगर आप छोड़ के? ये मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे पड़ोसी से मेरा झगड़ा हो जाए और मैं वहां से वापस आ गया, मगर मैंने अपने घर के बाहर 4 मशीन गन लगा दी, ये बाहर आएगा तो इसको मारूंगा। तो ये वो वाली कहानी है कि मैं इनके पड़ोसी के पास गया, वहां को झगड़ा हो गया, मैं वापस आ गया, घर आके मैंने 4 बंदूकें लगा दी गेट पर। ये वो वाली कहानी है। उनका भी ऐसी जमावड़ा है, हमारा भी ऐसी जमावड़ा है। अब जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब चीन बार बार ये कह रहा है कि पूरी गैल्वन घाटी हमारी है और उसको वो कई बार दोहरा रहा है, तो क्यों उसको छोड़ना चाहेगा वो? जी, वो शायद चीन हमारे साथ साई ऑफ खेल रहा है, मुझे ऐसे लगता है। जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है कि पूरी गैल्वन घाटी हमारी है। जी, चीन की वो गैल्वन घाटी कभी भी पूरी नहीं की। सन 62 के दशक में क्या हुआ था, नवंबर 1961 में हमने एक फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च की। जून 62 में सबसे पहला झगड़ा हुआ था, वो गैल्वन घाटी में हुआ था। वैसे 62 की जंग लड़ी गई थी अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। जून 62 में गैल्वन घाटी में झगड़ा हुआ था क्योंकि फॉरवर्ड पॉलिसी के चलते हमारे जो लोग थे, वो जो मानी जा रही रेखा थी जिसे चाइना क्लेम लाइन कहते हैं 1956, उस 56 की क्लेम लाइन से आगे चले गए थे। सबसे पहला झगड़ा गैल्वन में हुआ था जून 62। तो वो क्लेम लाइन जो है चाइना क्लेम लाइन जिसे कहते हैं CCL कहा जाता है, 1956 की लाइन, वो चाओ लाई ने प्रपोज करी थी। इंडिया का मानना यह है कि हाँ जी हम इससे एग्री करते हैं, LAC यहां पर हो सकती है गैल्वन घाटी में। अब चाइना कह रहा है कि पूरी गैल्वन घाटी उसकी है। वो गलत है, बिकॉज चाओ लाई ने जो बात कही थी सन 56 में और सन 60 के दशक में, 60 के सन में, वो इस बात को सच में कराती है। जो हिंदुस्तान कह रहा है वो चाओ लाई की बात कह रहा है, चाइना आज एक नई बात कर रहा है। बिल्कुल, इसमें 2 चीजें आ रही। एक तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरी गैल्वन घाटी भारत की है और इस बात को 1959 के बाद से कभी चाइना ने कंटेस्ट नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा। आप बेहतर जानते होंगे इसमें कितनी सच्चाई है। क्या पूरी गैल्वन घाटी भारत की हमेशा रही है और चीन ने कभी कंटेस्ट नहीं किया, अब एक नया सवाल खड़ा करके वो तनाव पैदा कर रहा है? जी बिल्कुल, मैंने अभी यही बताया कि सन 56 की चाइनीज क्लेम लाइन है, जो चाओ लाई उनके उस टाइम के प्रीमियर थे, उन्होंने प्रपोज करी थी पंडित नेहरू को। और उसके बाद सन 59 में और सन 60 के दशक में जो चाओ लाई और नेहरू जी की मीटिंग हुई थी, उसमें यही प्रपोज किया था चाइनीज क्लेम लाइन गैल्वन और शायोक के कॉन्फ्लुएंस हुआ उससे 6-6.25 किलोमीटर पूर्व में हो। और वो हमने मान लिया था कि हाँ जी ये हमको ठीक है, ये हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, ठीक है, हमने वो मान लिया था। आज जो चीन बात कर रहा है वो चाओ लाई को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो चाओ लाई साहब ने, उनके बंदे ने बात कही थी सन 56 में और सन 60 में, ये उसी को चीन आज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जो आपने पूछा सन 59 के बाद कॉन्टेस्ट नहीं किया, वो यही बात है कि चाइना ने कभी इस बात में कोई रेज ही नहीं करा इशू। गैल्वन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सेटल्ड प्लेस थी, वहां कोई किसी को कोई आशंका नहीं थी कि चीन कहां है और भारत कहां है। तो आशुतोष 1 भी % गलती इसमें जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी कहां तक है, उस चीज में भारत बिल्कुल गलत नहीं है। बिकॉज ये चाओ लाई के साथ सन 56 में और सन 60 में जो बातचीत हुई थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 18 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो आशुतोष मेरे लैपटॉप में रखा हुआ है, निकालना मुश्किल है इस समय, नहीं तो मैं अभी आपके दर्शकों को भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल आपने सही बात की। इसका मतलब ये कि पूरी गैल्वन घाटी भारत की है? 6.5 किलोमीटर तक, जहां तक चाइनीज क्लेम लाइन है, हम वहां तक मानते हैं। उसके पीछे आशुतोष को जैसे होता है ना, एक नदी में आके छोटे छोटे झरने मिलते हैं, वैसे एक छोटा सा झरना आके चीन की तरफ से मिलता है। हम उसको नहीं मानते हैं, जो दरिया चल रहा है हम वहां से मानते हैं। वाटरशेड प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है, जहां तक हम मानते हैं हम वहीं तक क्लेम कर रहे हैं। और वो चाओ लाई साहब ने, चाइना के प्रीमियर ने भी यही कहा था सन 56 में। सन 60 के दशक के बाद चीन, सन 60 सन के बाद चीन ने कभी भी उस चीज पे हमारे साथ कभी भी विवाद नहीं खड़ा किया। आज जो विवाद खड़ा हुआ है उसमें एक सामरिक सोच है चीन की। हमने एक नई सड़क बनाई है, उसे कहते हैं दारबुक शायोक DSDBO रोड, DSDBO रोड। 255 किलोमीटर की सड़क है आशुतोष। शायोक हमारा लास्ट गांव है। शायोक से लेके काराकोरम पास तक 235 किलोमीटर का रास्ता है। वहां पर कोई गांव, कोई कस्बा, कुछ नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ अपने दर्शकों को, एक चिड़िया तक नहीं रहती वहां पर। इतना बैरन इलाका है, 15,000 फुट से ऊपर है, सिर्फ पत्थर है, कोई पेड़ नहीं है और नदियां बह रही है। बर्फ है, पत्थर और नदियां बह रही है, ऐसा इलाका है। उस इलाके में कोई नहीं रहता है। वहां पर हमने एक सड़क बनाई है, उसे कहते हैं DSDBO रोड, काराकोरम पास तक जाने के लिए। इसमें हमारे बड़ी सामरिक दृष्टि ये है कि डेप्सांग, मुर्को और DBO, यहाँ से चीन अपनी तरफ से, अब चीन अपनी तरफ से पश्चिम में जाता हुआ सियाचिन पे कोई खतरा न खड़ा कर सके, जाके पाकिस्तान के साथ जब लिंकअप न कर सके, इसलिए वो सड़क हमने बनाई है अपनी दृष्टि के लिए। चीन का जो क्लेम है वो केवल उस सड़क पे हिट करने का क्लेम है। एक सामरिक दृष्टि से चीन आज गैल्वन घाटी क्लेम कर रहा है आशुतोष।
दो सवाल है। पहला मेरा सवाल ये कि ये जो सड़क बनाने का काम कब शुरू हुआ? ये करीब 2011 में शुरू हुआ था पहली मरतबा, बड़ा कठिन। मनमोहन सिंह के समय में, 2011 में शुरू हुआ। मनमोहन सिंह के समय, मनमोहन सिंह जी के समय, जी। और ये कंप्लीट कब हुआ? 2011 मैं बता रहा हूँ सारा कुछ। 2011 में शुरू हुआ था। बड़ा जटिल इलाका है, जैसे मैंने बताया, तो सिर्फ पत्थर कारोकरम रेंज है ये 15,000 फुट से ऊपर, और जो शायब नदी बहती है, आप सोचेंगे इतनी हाइट पे नदी कैसे बह रही है। आशुतोष, क्या गंगा जी और क्या यमुना जी का बहाव होगा बरसात में, जो शायब का गर्मियों में बहाव है, इतना तेज है बहाव, मैंने अपनी आंख से देखा। अब बड़ी जटिल इलाका है, वहां पर हमने सड़क बनानी शुरू करी 2011 में। वो 2013-14 में सड़क बह गई, शायब में पानी ज्यादा है, बह गई। फिर दोबारा से उसकी नई अलाइनमेंट बनाई। वो जाके पिछली अप्रैल में एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन गया, जिसमें वो एक्सपीडिशन ले से जाके कारोग्राम पास जाके वापस आया। उस मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में कुछ प्राइवेट लोग थे और कुछ अपने फौज के लोग थे। 30-40 मोटरसाइकिल गए वहां पर पहली मरतबा सारे ब्रिजेस क्रॉस करते हुए, और वो वापस आ गए। हाल ही में एक नया ब्रिज हमने बनाया है जिसकी क्लासिफिकेशन सेना कहती है, काफी अच्छी है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उस पर किस प्रकार के व्हीकल चल सकते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन काफी ऊंची है उसकी। एक ब्रिज अभी इनॉग्रेट हुआ है वो फरवरी महीने में। उससे बड़ी सामरिक सोच से चीन इस बारे में बात कर रहा है कि कार्बन घटी हमारी, वो सड़क की जो इंपॉर्टेंस है या उसकी अहमियत है हमारी अपनी रक्षा के लिए, हमारे अपने इलाके की रक्षा के लिए, वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान क्यों ये जो ओल्डी वाली जो सड़क है इसको क्यों डोमिनेट करना चाहता? उसको क्या नुकसान नजर आता है अगर वो उसके पास ना हो? पाकिस्तान नहीं, चीन। आशुतोष, ऐसा है कि वो इसलिए डोमिनेट करना चाहते हैं, उनके पास अक्सर चीन नाम का इलाका उन्हें इलीगली कब्जे में कर रखा है। अब ये जो इलाका है DSDP रोड, दौलत बेग उल्टी का इलाका है, यहाँ से पूर्व में पड़ता है, यहाँ से पूर्व में पड़ता है अक्सर चीन। अब इसमें भारत की जो सड़क बनी है, सड़क बनने से ये हुआ है कि हमारी जो मूवमेंट है व्हीकल्स की, मिलिट्री की, हथियारों की, तोपों की, टैंक्स की, वो बहुत आसान हो गई। पहले क्या था, आप एक हवाई जहाज से टैंक लेके जाओगे, एक हवाई जहाज में एक ही टैंक जाता है, ठीक है, और एक हवाई जहाज में 100 सैनिक ही जाते हैं। अब तो एक दिन में आप वहां पर 100 टैंक चल रही, तो फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी चल रही है, उसमें चल रहे हो, सुबह शाम को पहुंच 10,000 आदमी भेज दिए, 3 दिन में पहुंच जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। बाई एयर ले जाने में आपको लगेंगे कई हफ्ते। एक जहाज में 400-500 लोग ही आएंगे ना, जी। जहाज जाके लैंड करेगा, फिर वहां से वापस आएगा, फिर 2 जहाज जाएंगे, 3, 4, 6, 8, 10 बाई रोड आप 10,000 आदमी लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो चीन को उस चीज से खतरा लग रहा है कि शायद हमने वो सड़क सही चीन पे दोबारा से कब्जा करने के लिए बनाई है। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उधर जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला है, उनका जो बिल्ट एंड रोड जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। जी देखिए, आपको मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कल परसों में किसी टेलीविजन चैनल पर मैंने यही बात बोली कि देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, ऐसी कोई आज की डेट में चीज नहीं है जिसको मैं चाइना ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान मानता हूँ। चाइना का वहां डैम बन रहा है, चाइना की सड़क है, चाइना की गैस पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन जा रही है, चाइना के 8-10 हजार लोग वहां काम कर रहे हैं, चाइना की जो आर्थिक स्थिति है उनको एक शॉर्टकट है, गावादार से सड़क चढ़ी और पाकिस्तान से होते हुए सीधा सिंचियन में पहुंच गई। ये उनके करीब 6-7 हजार किलोमीटर का रास्ता छोटा कर दिया। आप सोच सकते हैं कि जो तेल के खदान है अपने खाड़ी में, गल्फ की खाड़ी में जो तेल के खदान है, वहां से तेल का जहाज चला, गावादार में आया और कुछ ही घंटों में वो तेल चाइना में, अगर समुद्री रास्ते चलेगा तो वो आप इलाके गोल को देखिए कि आप वो कुवैत के आसपास से चला और वो घूमता हुआ इंडिया के नीचे होता हुआ स्टेट से मुलाकात होता हुआ चाइना पहुंचे, तो कम से कम 6 दिन लगेंगे। और गावादार जो उन्होंने पोर्ट बनाया है और जो वहां तेल के जो खदान है कुवैत में या अरब की खाड़ी में, तो वहां पर से एक दिन में जहाज आ जाता, गावादार में वहां तेल छा दिया। ये इसलिए उन्होंने ये चीज, तो हमको उस चीज को नजर रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जब हम बात करते हैं, वो चाइना की कब्जे में इस टाइम कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है। चाइना की दोनों तरफ से इंटरेस्ट है, उनके हमारे पूर्व में अक्सर चीन और हमारे पश्चिम में गिलगित बाल्टिस्तान जो है, उत्तर पश्चिम में गिलगित बाल्टिस्तान है, तो उसकी दोनों तरफ चाइना का इंटरेस्ट है, इसलिए चाइना थोड़ा सा परेशान लग रहा है, परेशान नजर आ रहा है। दूसरी बात है, जो ये फिंगर्स का मामला है, जो पेंगोंग लेक का मामला है, इसमें क्या स्थिति? क्योंकि लोग अभी कह रहे हैं कि ये पे फिंगर 4 के बाद जो भारत पेट्रोलिंग करता था फिंगर 8 तक, वो उसने पूरी तरीके से रोक दिया है और अब वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जी आशुतोष, ये बिल्कुल सत्य है कि हम फिंगर 8 तक नहीं पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। ये डिस्प्यूटेड इलाका माना जाता था कि फिंगर 4 के आगे डिस्प्यूटेड है, और हम लोग वहाँ पेट्रोल करते
थे और वहां से वापस आ जाते थे। चाइना ने हमारी पेट्रोलिंग कोई मई के पहले हफ्ते से रोक रखी है, वहां पर जाने नहीं दे। हम यही चीज मांग रहे हैं जो हम अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, आपने सुना होगा, तो स्टेटस क्वो एंटे, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस एज पर अप्रैल, कि हम पेट्रोलिंग करेंगे, आप भी करिए इस इलाके में, और चीन मान नहीं रहा है इस बात में। और उनका इस टाइम जो सबसे बड़ा जमावड़ा है वो वहां पर फिंगर फोर पर है, काफी बड़ा जमावड़ा है वहां इस समय, और एक हॉट स्प्रिंग्स में गोकरा में बहुत बड़ा जमावड़ा है इस समय। मतलब उस इलाके को देखते हुए बहुत बड़ा जमावड़ा है कि वहां पर इस टाइम तकरीबन 2,500-3,000 सैनिक खड़ा है। बड़ा छोटा सा 40-50 किलोमीटर का इलाका, वहां 2,500 सैनिक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं, यहाँ से लेके मान लीजिए आप सिविल लाइन से लेके और साकेत के इलाके के बीच में 2,500 सैनिक खड़ा कर बंदूकधारी। तो देख लीजिए बीच में क्या कुछ होगा और क्या नहीं होगा, ये आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जमावड़ा मैं मान रहा हूँ आज। बट यहाँ पे चीन अपना जमावड़ा क्यों करना चाहता है? जी, उनकी यहाँ पर सामरिक सोच अभी हम समझ ही पा रहे हैं कि क्या बात है। मतलब जो सामरिक लोगों से मेरी बात होती है स्ट्रेटेजी से, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फिंगर फोर पे मसला क्या है, इसके पीछे मसला क्या है। सिर्फ एक चीज समझ आती है कि चीन ने एक नई सड़क बनाना, वो सड़क हमारे जब हम पेट्रोलिंग करते हैं फिंगर 5 पे, 6 पे, 7 पे, ये सारे इलाके फिंगर 4 से पूर्व में, ईस्ट में, जब हम जाते हैं फिंगर 5, 6, 7, 8 पे, तो वहां से चीन की वो सड़क साफ, तो चीन को लगता है कि इंटरडिक्शन, ये सैन्य सोच है, मिलिट्री सोच है, चीन को लगता है ये सड़क हमारी इंटरडिक्ट हो सकती है, और शोल्डर फायर मिसाइल से इंटरडिक्ट हो सकती है, इस चीज पे हमला हो सकता है। शोल्डर फायर मिसाइल एक आदमी जाके शोल्डर पे रखते हैं उसको, और वो शोल्डर से मिसाइल फायर हो जाती है, उनके नाम है इगला, कोंकू, ऐसे कई सारी मिसाइल, तो वो शोल्डर से फायर हो जाती है और आप हिट कर सकते हैं, रोड को हिट कर सकते हैं, कॉन्वॉय को हिट कर सकते हैं। सेना जो है उसका ये मानना है कि जमीन पे चलना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हवा को वो मानते हैं इमरजेंसी, रूटीन में वो मानते हैं कि हमको जमीन पे चलना है, बिकॉज इसलिए मेरे को सिर्फ इसमें एक चीज नजर आ रही है, और कोई चीज फिंगर 4 और फिंगर 8 का जो झगड़ा है उसमें मुझे और कोई चाइना को आपत्ति नजर नहीं आ रही। वो हमारी जमीन पर है फिंगर? जी नहीं, फिंगर 4 तक हमारे कब्जे में थी। फिंगर 4 के पूर्व डिस्प्यूटेड इलाका, डिस्प्यूटेड फिंगर 4 के डिस्प्यूटेड है, और वो डिस्प्यूटेड इलाके में आके बैठ गए। अभी तक जितने डिस्प्यूटेड इलाके हैं, हमारे जो एग्रीमेंट है चीन के साथ, उसमें ये है कि डिस्प्यूटेड इलाके में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, कोई वहां पे बैठेगा नहीं। अगर आप पेट्रोलिंग पे आए हो तो दोनों की सेना बड़े एक बैनर दिखा के, दूसरे को एक बैनर दिखाया जाता है कि आप हमारे इलाके में वापस चले जाएं, और वापस चले जाते हैं। साल में वो 550-600 ऐसे वाकये होते हैं कि आप पेट्रोलिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर में वापस आते हैं, दोनों से इस बारी वो वहां से वापस ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल। अब हम आखिरी मोड़ पर पहुंच रहे हैं। हॉट स्प्रिंग पे क्या स्थिति है? ये तीसरा इलाका है जहां चीन अंदर घुसा था। जी, अंदर नहीं, एक अगेन वही देखिए, हॉट स्प्रिंग एक ऐसा जगह है वहां पर, लद्दाख की मैं आपको एक भूगोल बताता हूँ। लद्दाख की भूगोल में ना एक जगह है हॉट स्प्रिंग्स, वो कोई 20-22 किलोमीटर का बिल्कुल फ्लैट, जैसे ऐसे लगेगा को बाग में खड़े हैं आप, और वो 14,000 फुट पर है, और वहां पर एक वो है जियोथर्मल झरना है, जैसे हमारे देहरादून के बाद शास्त्रधारा में है, वैसे ही हॉट स्प्रिंग्स जिससे उसका नाम है, वहां पर उसे कहते हैं मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, ऐसा माना जाता है। कुछ इलाका चीन के कब्जे में था, कुछ हमारे कब्जे में था। जहां पर वो जिनका जमावड़ा है गोगरा उस जगह का था, हमारा पोस्ट इस तरफ है, उनका उस तरफ है, उनका वहां पर जमावड़ा बहुत बड़ा है। क्यों है ये ऐसे लग रहा है कि प्रेशर पॉइंट क्रिएट करा जा रहा है, गालवान और पैंगोंग के अलावा एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करा, ये मेरा ऐसा मानना है। क्यों है ये अब चीन को ही पता है, हमारी सामरिक सोच में अभी तक समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्यों है, यहाँ पे क्यों। राहुल गांधी ने एक कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि गालवान घाटी पे जो उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस देखी है, अब वहां पे करीब 79 व्हीकल्स दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से वहां तैयारी दिखाई पड़ रही, जो 5 जून के पहले नहीं थी, अब हो गई है। जी बिल्कुल, और वो सैटेलाइट इमेज एक कंपनी है, विदेशी कंपनी, प्राइवेट निजी कंपनी है जो सैटेलाइट इमेज रिलीज करती है, उन्होंने रिलीज करा है, रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने उसको चलाया है। उसमें तकरीबन राहुल गांधी 69 59 जो भी नंबर बता रहे हैं, मैंने सुना है कोई 105-110 के आसपास ट्रक है, 2 पुल बना दिए उन्होंने, बुलडोजर है, और बड़े बड़े मिलिट्री व्हीकल है। अगर 100 ट्रक है तो समझ लीजिए आप कि वहां पर कम से कम 2-3 हजार आदमी है, हर ट्रक पे 40-50 आदमी चलता है, 2-3 हजार आदमी है अगर 100 ट्रक है। तो अगर
बुलडोजर हैं, 8-10 बुलडोजर भी दिख रहे हैं, उसमें 2 नए पुल दिख रहे हैं गालवान, उनकी तरफ से जो पिक्चर में आता है वो पुल दिख रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आशुतोष उनका चुनावड़ा वहां पर वैसे ही है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वही वाली बात है कि मैं अपने घर में वापस आ गया लड़के अपने पड़ोसी से, पर मैंने अपने घर पे आके गेट पे 4 मशीन गन लगा दी कि बाहर आएगा तो इसको मशीन गन मार, ये वो वाली बात है, वहां पर खड़े हम आशुतोष। मतलब वापस तो चला गया लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, वापस कहीं नहीं कोई गया है, वो उस जगह से वापस गए। इस समय आशुतोष मैं आपको एक रफ अंदाजा दूंगा, पूरा अंदाजा नहीं दूंगा। भारत के तकरीबन 40 से 45 हजार सैनिक, वायु विमान, फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर है, उस हाइट पे मिसाइल दागने की क्षमता रखते हैं। टैंक्स नंबर नहीं बोलूंगा, काफी सारे हैं। एपीसी कहते हैं उनको, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, नंबर फिर नहीं बोलूंगा, काफी सारे हैं। लेटेस्ट आर्टिलरी गन्स जो कि बड़ी तोपें मानी जाती हैं, 40-50 किलोमीटर मारक क्षमता रखती हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। और जो लेटेस्ट हमारे यूएवीज हैं, हमारे प्लेन्स हैं, सारे लगे हैं, उनकी तरफ से भी उतना ही जमावड़ा है, उतने ही बड़ा काम है। उनके 4-5 बड़े जो देश हैं हमारे आसपास, भूटान, क्यारी और शिगात से सिक्किम के ऊपर, यहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा है उनके फाइटर जेट्स का। और बड़ा जिन्हें हम बॉम्बर कहते हैं, वो बॉम्बर ये होते हैं कि वो बॉम्बर अपने अंदर मिसाइल्स कैरी करते हैं, और वो जैसे नॉर्मल विमान होता है, जैसे IL-76 टाइप या बोइंग टाइप विमान होता है, उसके अंदर दिखते हैं आपको नॉर्मल विमान की तरह, मतलब वो सैन्य विमान होता है, उसके अंदर मिसाइलें होती हैं बड़ी बड़ी, और उनकी भी क्षमता है निकली बड़े जहाज की, बहुत फाइटर जेट की क्षमता वेट कैरी करने की तो 8-9 टन ही होती है ना। जो बड़ा विमान है उसकी है 20-22-40 टन क्षमता। अब वो 40 टन और 9 टन का वो हाइट को उठते वहां से मिसाइल डाल देते हैं। जेल खेल है, इसमें काफी बड़ा जमावड़ा है। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपने बताई है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारत और चीन के बीच में किसी तरीके की कोई जंग ना हो, बल्कि जंग कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग होती है तो भले ही कुछ भी हो, नुकसान तो सभी का होता है। और इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि भारत इस वक्त कोरोना के संकट में फंसा हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अगर जंग होगी तो स्थिति और बुरी होगी। लेकिन अगर चीन जंग करना चाहता है तो हमारी भी तैयारी पूरी है और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भले ही वो ये कहता रहे कि हम 1962 की तुलना में आज हम 5 गुना भारत की आर्थिक स्थिति से बेहतर है, लेकिन भारत की मिलिट्री क्षमता को अंडर एस्टिमेट करेगा तो शायद उसके साथ 1967 वाला हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस बातचीत के लिए, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।